हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अजयज एकेडमी। पिछले लेक्चर में हम लोग ने सिमिलैरिटी चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हम लोग ने सबसे पहला टॉपिक देखा था रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। ठीक है, उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम लोग एक और टॉपिक देखने वाले जिसको हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलते हैं। अगर आपने रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल वाला चैप्टर वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बीपीटी थ्योरम। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलता है? थ्योरम का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और स्टेटमेंट देखिए क्या दिया है, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, अगर कोई लाइन है जो ट्रायंगल के किसी एक साइड को पैरेलल है और इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, और वो जो बाकी बची हुई साइड है उनको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, देन द लाइन डिवाइड्स द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन। तो वो लाइन क्या करती है, वो लाइन उन साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। तो इसको फिगर से हम लोग समझेंगे। समझो ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, अब क्या बोला है, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू अ साइड ऑफ ट्रायंगल, मतलब अगर इस ट्रायंगल को कोई लाइन पैरेलल है किसी एक साइड को, अब वो कौन से भी साइड को पैरेलल हो सकती है। तो समझो मैंने ये एक लाइन बनाया, ठीक है, लाइन एल, ठीक है, जो बीसी साइड को क्या है, पैरेलल है। आई बात समझ में? एक लाइन एल है जो बीसी साइड को क्या है, पैरेलल है, इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब ये ए बी साइड को और ए सी साइड को क्या कर रही है, दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है ना। इधर एक पॉइंट है और इधर एक पॉइंट है, ये दो पॉइंट में क्या कर रही है, उसको इंटरसेक्ट कर रही है। इन दोनों पॉइंट को मैं क्या कर लेता हूँ, एक नाम दे देता हूँ पी और क्यू। ठीक है, देन क्या बोला है, देन द लाइन डिवाइड द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन। अब इसका मतलब समझो आप लोग, देन द लाइन डिवाइड द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, ये जो लाइन लाइन एल है ना, पी क्यू जो है ना, इस ए बी साइड को और ए सी साइड को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ए पी अपॉन पी बी का रेशियो अगर लूँगा, ठीक है, ए पी अपॉन पी बी का रेशियो अगर लूँगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, ए क्यू अपॉन क्यू सी के। वो किसके बराबर हो जाएगा, ए क्यू अपॉन क्यू सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ हमको थ्योरम में प्रूव करना है। हमको प्रूव क्या करना है, ये चीज़ प्रूव करना है। ठीक है, थ्योरम क्या होता है, थ्योरम आपका एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है जिसको हम लोग मैथमेटिक्स की मदद से क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है अपना, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द लाइन डिवाइड द साइड इन सेम प्रोपोर्शन। ये स्टेटमेंट है। अब इसको हमको प्रूव करना है, तो प्रूव करने के हमारे पास अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें ये लाइन एल है जो ए बी और बी सी साइड को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब इंटरसेक्ट करेगा, ये लाइन इसको पैरेलल होगा, तो ये जो ए पी अपॉन पी बी का रेशियो और ए क्यू अपॉन क्यू सी का रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, ये ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी जो लिखा है ना, उसी को हम बोलते हैं सेम प्रोपोर्शन में। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, दे आर इन प्रोपोर्शन। आई बात समझ में? तो ये चीज़ हमको प्रूव करना है, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, तो जब आपको थ्योरम एग्जाम में आता है, थ्योरम आपको एग्जाम में 4 to 5 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। तो जब भी आपको थ्योरम आता है तो आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट दिया होता है। आई बात समझ में? सिर्फ ये स्टेटमेंट दिया होता है, उसके बाद आपको ये स्टेटमेंट लिख के उसको प्रूव करना होता है। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले थ्योरम आपको लिखना है, क्या थ्योरम आपको प्रूव करना है, फिर उसके बाद में आपको लिखना है, तो टू प्रूव में हम क्या लिखेंगे, हमको क्या प्रूव करना है, ए पी अपॉन पी बी, ठीक है, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये चीज़ हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले थ्योरम लिखोगे, फिर आपको क्या प्रूव करना है वो लिखोगे। ठीक है, टू प्रूव लिखोगे। अब इसके बाद में आपके पास प्रूफ क्या है, आपके पास प्रूफ क्या है। ठीक है, प्रूफ के पहले हम क्या करेंगे, इसमें है ना कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ठीक है, इसके पहले हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन मतलब जो हमको यहाँ पे ड्रॉ करना है, इस फिगर में एक्स्ट्रा ड्रॉ करना है, उसको हम कंस्ट्रक्शन बोलेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पी पॉइंट को, ठीक है, इस पी पॉइंट को इस क्यू से ज्वाइन करता हूँ, सॉरी इस सी से ज्वाइन करता हूँ, और इस क्यू पॉइंट को बी से ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, इस क्यू पॉइंट से इस बी को ज्वाइन करता हूँ। आई बात समझ में? ठीक है, आया समझ में? मैं क्या करता हूँ, P को C से ज्वाइन करता हूँ और B को Q से ज्वाइन करता हूँ। ये दोनों मैंने क्या कर दिया, कंस्ट्रक्शन कर दिया। आप हमेशा ध्यान में रखो कि आपको अगर जब भी कंस्ट्रक्शन करना है तो आप उसको डॉटेड लाइन से ही शो करोगे।
ठीक है। आप जब भी कंस्ट्रक्शन करोगे तो उसको कैसे शो करोगे, डॉटेड लाइन से। तो यहाँ पे प्रूफ लिख दिया, अब मैं क्या लिखता हूँ, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में लिखूंगा जॉइन पीसी या फिर ड्रॉ सेगमेंट पीसी, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो मैं इधर लिखता हूँ ड्रॉ सेगमेंट पीसी एंड सेगमेंट बी क्यू, ठीक है। ड्रॉ सेगमेंट पीसी एंड सेगमेंट बी क्यू, ये मेरा कंस्ट्रक्शन हो गया। आई बात समझ में? ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। ये थ्योरम जो होता है वो मैथमेटिकल मतलब मैथ्स में आंसर जैसा होता है, इसको आपको याद करके चलना होता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको याद करना है और समझ के याद करना है कि क्या क्या लिखना है। तो पहले प्रूफ लिखा, फिर कंस्ट्रक्शन लिखा। अब कंस्ट्रक्शन के बाद मेरे पास प्रूफ क्या है, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मेरे पास प्रूफ क्या है, तो प्रूफ में लिखूंगा, ठीक है। प्रूफ में लिखूंगा तो मैं प्रूफ में क्या करूंगा मालूम है क्या, मैं ये दो ट्रायंगल लूंगा, ए पी क्यू लूंगा, ठीक है, ए पी क्यू लूंगा और पी बी सी लूंगा, पी बी क्यू लूंगा, पी बी क्यू, ठीक है। ए पी क्यू और पी बी क्यू, ये मैं यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर देता हूँ। समझो मेरा ये एक ट्रायंगल है ए पी क्यू और ये जो दूसरा वाला नीचे वाला ट्रायंगल है वो है ए पी क्यू है और इधर पॉइंट बी है। आई बात समझ में? इधर पॉइंट क्या है, बी है। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, ठीक है। मैं क्या दो ट्रायंगल ले रहा हूँ, ए पी क्यू ले रहा हूँ और बी पी क्यू ले रहा हूँ, दो चीज़ ले रहा हूँ, दो ट्रायंगल ले रहा हूँ, वो अभी मैं लिखूंगा, लेकिन समझो। तो इन दोनों ट्रायंगल में देखो क्या है, इन दोनों ट्रायंगल में अगर मैं क्यू पॉइंट से एक हाइट ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, अगर मैं क्यू पॉइंट से एक हाइट ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, अगर मैं क्यू पॉइंट से एक हाइट ड्रॉ करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये ए पी क्यू का भी हाइट हो गया, ए पी क्यू का भी एक हाइट हो गया और देखो बी पी क्यू का भी एक हाइट हो गया, है ना। दोनों ट्रायंगल का कॉमन हाइट हो गया। बात समझ में आई? अब मैंने क्यू पॉइंट ही क्यू सिलेक्ट किया, मैं हाइट ए से भी बना सकता था, मैं हाइट पी से भी बना सकता था। मैंने क्यू पॉइंट ही क्यू सिलेक्ट किया क्योंकि मुझे यहाँ पे जो प्रूफ करना है ना उसमें मुझे ए पी और पी बी चाहिए, है ना, ए पी और पी बी। अब जब मेरे दो ट्रायंगल हैं और उनका हाइट सेम है तो रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। जब दो ट्रायंगल हैं अगर उनका मुझे एरिया का रेशियो निकालना है, अगर हाइट सेम है तो रेशियो किसके प्रोपोर्शन में हो जाएगा, बेस के प्रोपोर्शन में हो जाएगा, ठीक है। तो बेस क्या है, देखो अगर मैंने क्यू से हाइट बनाया तो ए पी क्यू ट्रायंगल का ए पी बेस हो गया, है ना, ए पी क्यू ट्रायंगल का ए पी बेस हो गया, है ना, और बी पी क्यू ट्रायंगल का बी पी क्यू ट्रायंगल का बी पी बेस हो गया। जहां से हाइट बनता है उसको जो सामने वाली साइड होती है वही तो बेस होती है ना। बी पी मेरा बेस हो गया, बी पी बोलो या पी बी बोलो, ठीक है। ए पी है ये, ए पी, ठीक है। तो ए पी अपॉन पी बी हमको इधर से मिल गया। अब उसको आगे भी सॉल्व करना है हमको, लेकिन हमको जो चीज़ चाहिए था वो मिल गया। इतना समझ में आ रहा है आपको? मैंने क्या किया, पहले ए पी क्यू ट्रायंगल लिया और बी पी क्यू ट्रायंगल लिया, ठीक है। ए पी क्यू और बी पी क्यू को मैं क्या करता हूँ, एक कॉमन हाइट बनाता हूँ, ठीक है। कॉमन क्या बनाता हूँ, हाइट बनाता हूँ। तो ये जो हाइट क्यू से बनाया मैंने, समझो ये पॉइंट है एक्स, ठीक है, पॉइंट क्या है एक्स। तो ये क्यू एक्स जो हाइट है वो ए पी क्यू ट्रायंगल का भी है और क्यू एक्स जो हाइट है वो बी पी क्यू ट्रायंगल का भी है। मतलब इन दोनों ट्रायंगल का क्या हो गया, इक्वल हाइट हो गया, कॉमन हाइट हो गया। देन द रेशियो विल बी प्रोपोर्शन टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस, ठीक है। तो बेस इसका ए पी है, इसका बी पी है। आई बात समझ में? देन उसके बाद में ये एक चीज़ हमने कर ली, उसके बाद में हम क्या करेंगे, सिमिलरली दूसरी चीज़ लेंगे। अब मैं दूसरा ट्रायंगल लेता हूँ, दूसरा ट्रायंगल ये ए पी क्यू लेता हूँ, ए पी क्यू लेता हूँ। अब मैं इस वाले ट्रायंगल को लेता हूँ, ए पी क्यू और पी क्यू सी, इस वाले ट्रायंगल को लेता हूँ, ए पी क्यू और पी क्यू सी को लेता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं हाइट यहाँ से बनाता हूँ, पी से हाइट बनाता हूँ, ठीक है। पी से अगर हाइट बनाऊंगा तो मेरा जो रेशियो है वो प्रोपोर्शन किसको हो जाएगा, बेस को हो जाएगा। तो ए क्यू अपॉन क्यू सी हो जाएगा। बात समझ में आई? ए पी अपॉन क्यू सी हो जाएगा। अब अपने को ए पी अपॉन पी बी और ए क्यू अपॉन क्यू सी जो है वो अलग अलग मिल गया है। बस हमको क्या दिखाना है कि ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू और बी पी क्यू, ए पी क्यू और पी क्यू सी ये इक्वल होना चाहिए, ये हमको प्रूफ करना है। आई बात समझ में? इतना चीज़ हमने समझ लिया है। अब उसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं।
तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, प्रूफ में सबसे पहले लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल बी पी क्यू, ठीक है, इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल बी पी क्यू, ठीक है, जो हाइट है ना, यहां से ऐसा ड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है, ड्रॉ भी कर सकते हो आप इधर, ठीक है, यहाँ पे समझो ये पॉइंट x है, तो ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल बी पी क्यू हैव, क्या लिख सकते हो, हैव इक्वल हाइट्स, ठीक है, ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल बी पी क्यू जो है हैव इक्वल हाइट्स, देयरफॉर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू, बी पी ए पी क्यू एंड बी पी क्यू इज इक्वल टू, किसके प्रोपोर्शन में हो जाएगा, इनके बेस के, तो बेस क्या है ए पी और बेस क्या है पी बी, तो ए पी अपॉन पी बी, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, ठीक है, और साइड में आप लोग रीजन लिखोगे, इधर रीजन लिखोगे, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स, ठीक है, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स, बात समझ में आई, तो ये बेस के प्रोपोर्शन में हो गया। अब दूसरा चीज हमको लिखना है, ऑल्सो ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल क्या पी क्यू सी, या फिर सी पी क्यू लिखो, पी क्यू सी, ट्रायंगल ए पी क्यू और ट्रायंगल पी क्यू सी भी, ये दोनों ट्रायंगल में भी कॉमन हाइट है ना, पी से अगर मैं बनाऊंगा एक हाइट, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक कॉमन हाइट हो जाएगा, ठीक है, इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल पी क्यू सी हैव कॉमन हाइट, ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऐसा लिखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी इज इक्वल टू, किसके बराबर हो जाएगा, ए क्यू अपॉन क्यू सी के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, ए क्यू अपॉन क्यू सी के बराबर हो जाएगा, इसको इक्वेशन 2 बोलो, और यहाँ पे लिखो ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स। आई बात समझ में, दो चीज हमने लिख दिया, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन, इन दोनों ट्रायंगल का हमने कॉमन हाइट बताया, और कॉमन हाइट बताया तो उनका जो रेशियो था, एरिया का रेशियो था, वो प्रोपोर्शनेट हो गया किसको, बेसिस को हो गया। फिर दूसरी चीज़ मैंने ए पी क्यू ट्रायंगल और पी क्यू सी ट्रायंगल को लिया, फिर उनका भी सेम चीज़ बताया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये दोनों ट्रायंगल लेता हूँ, ट्रायंगल बी पी क्यू, आप देखो ये वाला ट्रायंगल, ऐसा जो पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ऐसा जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इधर P है, इधर Q है, इधर B है, इधर C है ना, ये जो ट्रायंगल बन रहा है आपका, इसको ऐसा ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब देखो, अब ये दो ट्रायंगल कैसे ट्रायंगल है, अब ये दोनों ट्रायंगल कैसे ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल में देखो जो PQ है ना, PQ, जो PQ है ना, PQ वो क्या है, PQ जो है ना, दोनों का क्या है, कॉमन बेस है, ठीक है, समझ में आया। अगर मैं इधर से एक हाइट ड्रॉ करूं, इधर से एक हाइट ड्रॉ करूं, और इस वाले ट्रायंगल का एक हाइट ड्रॉ करूं, ठीक है, तो ये जो PQ है ना, कॉमन क्या है, बेस है। आई बात समझ में, PQ है, कॉमन बेस है। और देखो ये जो मैंने हाइट ड्रॉ किया, ये जो मैंने P से हाइट ड्रॉ किया और Q से हाइट ड्रॉ किया, वो दोनों हाइट कैसी हाइट है, वो दोनों हाइट दो पैरेलल लाइन के बीच में हाइट है। अभी हम लोग ने इसके पहले जो एक्सरसाइज किया था उसमें देखा था कि अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं तो उनका लेंथ क्या होता है, सेम होता है, इक्वल होता है। आई बात समझ में। तो दो पैरेलल लाइन के बीच में क्या है, हाइट क्या होगी, इक्वल होगी। तो इस दोनों ट्रायंगल का, ट्रायंगल बी पी क्यू का और ट्रायंगल पी क्यू सी का हाइट भी सेम हो गया और उनका बेस भी क्या हो गया, सेम हो गया। मतलब दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, सेम होगा। आई बात समझ में, दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो वो चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑल्सो, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल बी पी क्यू, इन ट्रायंगल बी पी क्यू एंड ट्रायंगल पी क्यू सी, ठीक है, पी क्यू सी, बेस पी क्यू इज, बेस ऐसा लिखेंगे, बेस पी क्यू
इज कॉमन, ठीक है, एंड हाइट क्या हो जाएगा, एंड देयर हाइट इज ऑल्सो इक्वल। क्यों इक्वल है? बिकॉज ये दोनों ट्रायंगल जो है वो दो पैरेलल लाइन के बीच में बन रहे हैं, ठीक है। ऑल्सो इक्वल बिकॉज दे आर बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। ऐसा लिख सकते हो आप लोग, या तो आप लोग सिंपल ऐसा लिख सकते हो, इन ट्रायंगल BPQ एंड PQC आप लोग ऐसा लिख सकते हो, BC इज पैरेलल टू PQ, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, बेस PQ इज कॉमन एंड देयर हाइट इज ऑल्सो इक्वल बिकॉज दे आर बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। यहाँ पे आप लिख दो, क्या लिख दो कि PQ जो है वो पैरेलल किसको है, BC को है, ठीक है। आप देखो इन दोनों ट्रायंगल का बेस भी इक्वल हो गया और इन दोनों ट्रायंगल का हाइट भी इक्वल हो गया, तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया जो है वो भी इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, ठीक है। आप लोग ऐसा लिख सकते हो, इसको इक्वेशन 3 बोलो, इसको इक्वेशन 3 बोलो। अब देखो ये BPQ और PQC सेम हो गया ना, ठीक है। इक्वेशन 1 देखो और इक्वेशन 2 देखो, इक्वेशन 1 देखो और इक्वेशन 2 देखो, BPQ और PQC में ये दोनों तो इक्वल हो गया, BPQ और PQC दोनों इक्वल हो गया है ना, तो नीचे का डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया, और ऊपर APQ और APQ है ना, सेम हो गया ना, सेम हो गया ना। APQ तो सेम ही है दोनों में। अब BPQ और PQC को मैंने सेम बता दिया इधर इक्वेशन 3 में, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो इधर का लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है और इधर का लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो APQ है और ये जो है वो दोनों क्या है, इक्वल। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, ठीक है। ये कहाँ से पता चला हमको, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, ठीक है, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, ऐसा आप रीजन लिखोगे कि 1, 2, 3 से हमको ये पता चला। अब देखो ये दोनों इक्वल हो गए ना, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर AP अपॉन PQ, AP अपॉन PQ नहीं PB, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, AP अपॉन QC, ठीक है। तो ये जो हमको प्रूफ करना था वो हमारा हो गया, ठीक है। AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो ये जो थियरम है ये आपका थियरम है BPT थियरम, ठीक है। इसको बोलते हैं BPT थियरम, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम ये थियरम है जो आपको याद रखना है। तो इस थियरम में हमने क्या देखा, इस थियरम में हमने देखा कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और एक लाइन है जो किसी एक साइड को क्या है, पैरेलल है, ठीक है। एक लाइन है वो किसी एक साइड को पैरेलल है। अब ये लाइन किसी भी साइड को पैरेलल हो सकती है, तो वो जो दो बचे हुए साइड को इंटरसेक्ट करेगी दो पॉइंट में, उनका रेशियो सेम होगा। आई बात समझ में? जरूरी नहीं है कि ये नीचे वाले साइड को पैरेलल है तो ये AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC होगा। आई बात समझ में? ये कैसा भी हो सकता है, ठीक है। ये लाइन ऐसे भी पैरेलल हो सकती है, AB साइड को भी पैरेलल हो सकती है, ये लाइन AC साइड को भी पैरेलल हो सकती है। आई बात समझ में? तो हमको प्रूव करना था AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। हमने कंस्ट्रक्शन किया, ये दोनों लाइन को ज्वाइन किया, फिर उसके बाद में हमने प्रूफ में क्या देखा कि ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ और PBQ है ना, APQ और PBQ इनका एक कॉमन हाइट है, ठीक है। हाइट क्या है, इक्वल है, तो रेशियो किसके प्रोपोर्शन में हो जाएगा, बेस के प्रोपोर्शन में हो जाएगा। यही सेम चीज़ मैंने APQ और PQC को भी बताया। आई बात समझ में? अब मैंने क्या बताया, ये जो BPQ ट्रायंगल है और PQC ट्रायंगल है उनमें तो बेस जो PQ है वो तो सेम है, बेस PQ जो है वो सेम है, और इनका जो हाइट है ये दो पैरेलल लाइन के बीच में बन रहा है ना, तो उनका हाइट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो भी इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल अगर सेम हाइट है और सेम बेस है तो दोनों का एरिया भी इक्वल हो गया।
ठीक है, तो एरिया इक्वल हो गया। अब ये तीन इक्वेशन से हमको क्या पता चला कि ये दोनों जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है वो दोनों इक्वल हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होना ही पड़ेगा उसको। तो ये जो हमारा थ्योरम था वो क्या हो गया, प्रूव हो गया। आई बात समझ में? तो ये है हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब देखो दो चीज होती है, एक थ्योरम होता है और एक इसका कन्वर्स होता है। आई बात समझ में? एक थ्योरम होता है और इसका कन्वर्स होता है। तो थ्योरम हमको थ्योरम था, थ्योरम ने क्या बोला कि अगर लाइन पैरेलल है तो साइड प्रोपोर्शन में होगा। आई बात समझ में? अब इसका कन्वर्स क्या बोलेगा, कन्वर्स इसका उल्टा बोलेगा। कन्वर्स बोलेगा कि अगर साइड प्रोपोर्शन में है, अगर साइड प्रोपोर्शन में है तो वो जो लाइन है उसको पैरेलल होगी। आई बात समझ में? दो चीज होता है, एक थ्योरम होता है, एक उसका कन्वर्स होता है। तो थ्योरम बोला कि लाइन पैरेलल है तो साइड प्रोपोर्शन में हो गया, मतलब रेशियो सेम हो गया जो डिवाइड किया था। अब कन्वर्स क्या बोलेगा, कन्वर्स बोलेगा कि अगर रेशियो सेम दिया है तो हमको क्या बोला है, रेशियो सेम दिया है तो आप बताओ कि लाइन पैरेलल है कि नहीं, उसको हम बोलते हैं कन्वर्स। ठीक है, तो कन्वर्स एक अलग थ्योरम होता है। तो बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स भी होता है जिसको हम बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसमें ये बोलेगा कि इफ द लाइन डिवाइड्स the sides in the same proportion, ठीक है, if the line divides the side in the same proportion then the line is parallel to the third side। ठीक है, to the third side। जैसे मैं एक फिगर में आपको एक्सप्लेन कर दूं कि अगर ये लाइन है, ये है A, ये है B, ये है C और ये P है और ये Q है। आई बात समझ में? तो अगर हमको सेम प्रोपोर्शन में दिया है, इफ द लाइन डिवाइड्स द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन, ठीक है, लाइन डिवाइड्स द टू साइड, ठीक है, लाइन डिवाइड्स द टू साइड इन द सेम प्रोपोर्शन देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो दो साइड को अगर सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहा है तो वो थर्ड साइड को क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, ये कन्वर्स है। आई बात समझ में? अब ये जो दो थ्योरम है, इसमें ये जो बीपीटी थ्योरम है ये आपको बार बार पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और हम एक्सरसाइज 1.2 जब स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको याद रखना है, थ्योरम याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ये एज अ क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपको ये स्टेटमेंट दिया होगा और आपको उसको लिखना है, ये सब चीज़ आपको याद रखना है कि टू प्रूव में क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, प्रूफ में क्या आएगा, ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। आई बात समझ में? 4 to 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आता है। कन्वर्स वाला उतना एग्जाम में पूछता नहीं है, तो कन्वर्स वाला का आपका कहाँ होगा, सम में कहीं यूज़ होगा, या तो आपको ये बस स्टेटमेंट याद रखना है जो सम में हम लोग यूज़ करेंगे। आई बात समझ में? इसके बाद और एक थ्योरम है जो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी है, वो भी हम लोग इसके बाद में देखेंगे। तो अभी इसके पहले हमने बीपीटी थ्योरम देखा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसका कन्वर्स देखा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी देखा। अब हम लोग तीसरा थ्योरम देखने जा रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, इस थ्योरम का नाम क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर। अब आप लोग एंगल बाइसेक्टर आपको पता है क्या, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? ठीक है, समझो मेरे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल में 3 एंगल बनते हैं। ठीक है, अगर इन 3 एंगल को अगर कोई लाइन ऐसे बाइसेक्ट करके जा रही है, बाइसेक्ट करना मतलब क्या, बाइसेक्ट करना मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, तो अगर इस एंगल को कोई रे जो है, कोई लाइन जो है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर। अब इस एंगल बाइसेक्टर की इसमें क्या प्रॉपर्टी है वो अभी हम लोग देखेंगे। तो थ्योरम क्या बोला है, देखो, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब ये जो बाइसेक्टर है ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल, डिवाइड द साइड, मतलब अब ये जो एंगल है ना, ये एंगल का बाइसेक्टर है, ये एंगल है, तो एंगल के अपोजिट में जो साइड है, समझो ये ए है, ये बी है, ये सी है, और समझो इस पॉइंट पे वो डिवाइड कर रहा है ई पॉइंट पे। ठीक है, ई पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल। ठीक है, ये दोनों पॉइंट, ये दोनों लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। कैसे डिवाइड कर रहा है, इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड। इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड का मतलब क्या है कि ये जो रिमेनिंग साइड है ना, ए बी और बी सी, ए सी को तो डिवाइड कर रहा है, अब रिमेनिंग साइड कौन सा हो गया, ए बी और बी सी, तो ए बी और बी सी का जो रेशियो रहेगा ना
उसी रेशियो में इस वाले लाइन को डिवाइड करेगा। मतलब ये ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई सी। यही चीज़ हमको प्रूव करना है, ठीक है। क्या प्रूव करना है, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द साइड, डिवाइड द साइड, ये जो बाइसेक्टर है वो डिवाइड कर रहा है साइड को। कैसे डिवाइड कर रहा है, टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड, टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड। तो रिमेनिंग जो साइड है उनके रेशियो में कर रहा है। तो ए बी अपॉन बी सी का जो रेशियो आएगा वही ये डिवीजन जो किया है उनका रेशियो भी वही आएगा। आई बात समझ में। तो ये चीज़ हमको प्रूव करना है। आई बात समझ में। ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई अपॉन ई सी। तो इसका डायग्राम मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। इसका डायग्राम कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये ट्रायंगल है आपका, ठीक है। ये ट्रायंगल को मैं नाम दे देता हूँ, इधर ए दे देता हूँ, इधर बी दे देता हूँ, इधर सी दे देता हूँ, ठीक है। ए बी सी। फिर इसके बाद में यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर में ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, जो इसको बाइसेक्ट करेगा कहाँ पे, पॉइंट ई पे बाइसेक्ट करेगा। मतलब ये वाला जो एंगल है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो एंगल ए सी ई अगर बोलूँगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इस डायग्राम को थोड़ा सा हमको मॉडिफाई करना है। वो मॉडिफाई कैसे करना है, देखो जैसे मैंने ये सी बनाया ना, ये सी बनाया ना, वैसे ही मेरे को बी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। बी से मुझे क्या करना है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। और कंस्ट्रक्शन में अगर करूँगा तो मुझे डॉटेड लाइन में शो करना है उसको, ठीक है। तो मैंने बी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया और ये जो ए सी है ना इसको भी मैंने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। ये ए सी जो है ना इसको भी मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। आई बात समझ में। तो समझो ये यहाँ पे मीट हो रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ डी, इस पॉइंट को मैं क्या नाम दे देता हूँ, डी नाम दे देता हूँ। आई बात समझ में। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, बी डी एक पैरेलल लाइन बनाई जो कि सी ई को पैरेलल है, बी डी एक लाइन बनाई जो कि सी ई को पैरेलल है। आई बात समझ में। और ए सी को एक्सटेंड किया डी तक। इतना समझ में आया आपको। तो ये हमारा थियरम है। हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी बी, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू प्रूव। ये आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या करना है थियरम में, क्योंकि ये थियरम आपको एज एन आंसर लिखना पड़ता है। जब क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में तो इसको एज एन आंसर लिखना पड़ता है आपको। बस ये जैसे थियरम दिया है ना, थियरम का स्टेटमेंट दिया होगा बस, ठीक है। द बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रिमेनिंग साइड, ठीक है। इतना दिया होगा। या तो आपको कभी कभी थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देता है, ठीक है। ये थियरम भी नहीं दिया होगा आपको, ये स्टेटमेंट भी नहीं दिया होगा आपको, सीधा बोलेगा प्रूव द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। प्रूव द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर, इतना सिर्फ बोलेगा, ठीक है। या फिर इसके पहले वाला जो थ्योरम देखा था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसमें भी स्टेटमेंट नहीं देगा आपको, सीधा बोलेगा कि प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो उस समय में आपको ये थ्योरम भी याद रखना है। तो ये थ्योरम का जो लाइन है वो भी आपको याद रखना है एज एन आंसर। आई बात समझ में। तो अभी यहाँ पे प्रूव क्या करना है, देखो प्रूव ये करना है कि ए ई अपॉन ई बी जो होगा, ए ई अपॉन ई बी जो होगा वो इज इक्वल टू होगा किसको, ए सी अपॉन सी बी को होगा, ए सी अपॉन सी बी को होगा। ये बात समझ में आई। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। अब इस प्रूव करने के लिए मैंने पहले क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख दूंगा। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहली चीज़ लिखूंगा मैं कि मैंने बी डी क्या बनाया, बी से एक पैरेलल लाइन बनाई, ड्रॉ बी डी पैरेलल टू किसको, सीई को, ठीक है। बी डी पैरेलल किसको बनाया, सी को। एंड क्या किया, एक्सटेंड ए सी, और क्या किया, एक्सटेंड ए सी टिल पॉइंट डी। इधर मैं लिख दूंगा ड्रॉ ए सी, ठीक है, विच मीट एट डी, ठीक है। ऐसा आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हो, जैसा टेक्स्ट बुक में दिया है वैसा आपको एकदम डिट्टो याद करके रट के लिखना नहीं है। आप लोग को बस बताना है कि मैं क्या कर रहा हूँ थियरम में, ठीक है। ड्रॉ मैंने क्या किया, बी सी को सी के पैरेलल बना दिया और ए सी को एक्सटेंड किया, ड्रॉ ए सी विच मीट एट डी, डी पॉइंट पे जहाँ पे मीट होगा। इतना आपको बस सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। आपको जो टेक्स्ट बुक में सेंटेंस दिया है, स्टेटमेंट दिया है, वो रट के लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब मैंने ये दो चीज़ लिख दिया, कंस्ट्रक्शन लिख दिया। फिर उसके बाद में
उसके बाद में मैं क्या करूँगा, अब ये प्रूफ करना है तो मेरे पास प्रूफ क्या है, मेरे पास प्रूफ क्या है, समझ में आया, मेरे पास प्रूफ क्या है। तो अब देखो ये ट्रायंगल ले लो, अगर आप ये ट्रायंगल ले लो ए डी बी, ये पूरा ट्रायंगल, हाँ ए डी बी, अगर ए डी बी ट्रायंगल लोगे तो देखो ए डी बी ट्रायंगल में बी डी साइड जो है वो सी को क्या है, पैरेलल है ना, ठीक है। तो मैं ऐसा लेता हूँ, इन ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी बी में जो बी डी है वो क्या है, पैरेलल है सी को, है ना, बी डी जो है वो क्या है, सेगमेंट, ऐसा लिखो, सेगमेंट बी डी इज पैरेलल टू सेगमेंट सी, ठीक है, सी सेगमेंट नहीं है, रे सी है, रे सी लिखो, ठीक है, सी को क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे मैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ ना। देखो अगर किसी एक साइड को पैरेलल है तो जो बचे हुए साइड है उनको प्रोपोर्शन में होगा, तो बचा हुआ साइड क्या है, देखो ए डी है, और ए डी कैसे होगा, ए सी अपॉन सी डी होगा, और दूसरा वाला साइड क्या है, ए ई अपॉन ई बी है, ये चीज़ होगा ना, ए ई अपॉन ई बी और ए सी अपॉन सी डी। अगर ये इसको पैरेलल है तो ये दोनों प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ कि सेगमेंट बी डी इज पैरेलल टू रे सी, देयरफॉर ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी, इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी। ये हमको पहली चीज़ मिली। देखो टू प्रूव में से एक चीज़ मिल गया है, ए ई ई बी, ए ई बी, ए सी मिल गया, ए सी मिल गया, बस सी बी और सी डी मिला है, सी बी और सी डी मिला है, ठीक है, सी बी के जगह पे सी डी मिला है, ठीक है, सी बी के जगह पे सी डी। अब किसी तरीके से अगर मैं सी बी और सी डी को इक्वल बता दूं, किसी तरीके से सी बी और सी डी को इक्वल बता दूं तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ वो देखो। तो सबसे पहले ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी मैंने लिख दिया, इसको इक्वेशन 1 दे दो। और इधर कैसे मैंने प्रूफ किया, इसको कैसे लिखा, बाय बी पी टी लिखा ना, तो इधर लिखो बाय बी पी टी, आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो बाय बी पी टी, या फिर आप लिख सकते हो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। एग्जाम में अगर कम टाइम रहेगा तो बीपीटी लिख के आ जाने का, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, टीचर को समझ जाएगा। अब दूसरा चीज़ क्या है, देखो दूसरा चीज़ आप समझो कि अगर दो पैरेलल लाइन होती हैं तो उनमें एंगल कैसे कैसे फॉर्म होते हैं वो आप समझो, ठीक है। तो समझो मेरे पास दो पैरेलल लाइन है तो उनमें एंगल कैसे कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है, वो आप थोड़ा ध्यान दो। समझो ये मेरे पास दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये पैरेलल लाइन है, तो अब इसमें एंगल कैसे कैसे फॉर्म होंगे वो देखो। तो इनमें जो ये ऐसे जेड शेप वाले एंगल बनते हैं ना, एक मिनट, हाँ, इनमें जो जेड शेप वाले एंगल फॉर्म होते हैं ना, ठीक है, इधर जो एंगल फॉर्म हो रहा है और इधर एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये वाले एंगल, ये वाले एंगल, फिर ये वाले एंगल, ये वाले एंगल जो जेड शेप फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, जेड शेप फॉर्म कर रहे हैं। दो पैरेलल लाइन के बीच में जो जेड शेप एंगल फॉर्म करते हैं उनको हम अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। ये आपने पहले सीखा होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे हम अभी यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। इनको हम अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, जेड शेप, ठीक है। और अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर ऐसे अपोजिट में एंगल बन रहे हैं उनको हम अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, ठीक है। फिर अगर ऐसे एंगल बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एंगल बन रहा है और यहाँ पे एंगल बन रहा है, ठीक है, ये एंगल, ठीक है, मैं इसको डॉट से दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस से दिखा देता हूँ, ठीक है, ये वाले एंगल, ये वाला एंगल, इसको भी मैं डॉट से दिखा देता हूँ, ये वाले एंगल, ठीक है। तो इन एंगल को हम क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसा समझो कि ये एफ शेप बनाते हैं, एफ, ठीक है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, या फिर ये वाला एंगल, या फिर ये वाला एंगल, ठीक है, इनको करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और एक तीसरा टाइप का एंगल होता है, ठीक है, जो अंदर अंदर होता है, ये वाला जो सी टाइप बनाता है, ठीक है, सी, ये वाला एंगल, ठीक है। तो इनको हम इंटीरियर एंगल बोलते हैं। अब इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी होता है कि इनका जो सम होगा ना, एडिशन, वो 180 डिग्री होता है। एडिशन जो होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये तीन टाइप के एंगल आपको याद रखने। अल्टरनेट एंगल क्या होता है,
ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है और इंटीरियर एंगल क्या होता है। ठीक है, ये 3 आप लोग याद रखो। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आप लोग अगर ये फिगर को ध्यान से देखोगे तो मैंने क्या बताया, इसमें ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल है, ये क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है, इक्वल है। अब ये वाला एंगल देखो आप लोग, ये वाला एंगल, एंगल ए सी ई, अब मैंने बताया ना ए सी ई, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल, ये दोनों एंगल कैसे एंगल है, अभी मैंने बताया कि ये दोनों एंगल कैसे एंगल है, कैसे एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। इधर लिखता हूं मैं नाउ अगर CE और BD पैरेलल है, नाउ CE इज पैरेलल टू BD ऑन ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल कौन सा हो जाएगा बताओ, ट्रांसवर्सल ये हो जाएगा, AD हो जाएगा, AD ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ऑन ट्रांसवर्सल AD। ठीक है, ट्रांसवर्सल किसको बोलते हैं, देखो ये दो पैरेलल लाइन है ना, इनको जो लाइन कट कर रही है, ठीक है, ये जो लाइन कट कर रही है इसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। आई बात समझ में, ये दोनों पैरेलल लाइन है, इनको जो लाइन कट कर रही है उनको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। एंगल ACE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDB, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDB। ठीक है, एंगल ACE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDB। इधर रीजन लिखने का करस्पॉन्डिंग एंगल, रीजन क्या लिखने का, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल कैसे एंगल है, कैसा शेप बना रहे, देखो Z शेप बना रहे ना, ये ऐसा Z शेप बना रहे ना, ECBD, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल Z शेप बना रहे, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ एंगल ECB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CBD। ये कैसे मिलेगा हमको, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, देखो ये वाला एंगल इसको इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इसको इक्वल हो गया, लेकिन ये दोनों तो आपस में इक्वल है ना, ACE और ECB ये तो आपस में इक्वल है, क्योंकि CE जो है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो मेरे को लिखना पड़ेगा बट CE इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB, है ना। CE जो है वो एंगल बाइसेक्टर है ABC का, मतलब ACE और ECB ये तो इक्वल होना मांगता है। एंगल ACE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ECB, है ना, ये इक्वल होना मांगता है क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है ये, CE इज द एंगल बाइसेक्टर। आए क्या नहीं समझ में। ठीक है, तो अगर ये दोनों इक्वल हो गया, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएगा ना। देयरफॉर एंगल CDB जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल CBD को, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों इक्वल हो गया, एंगल CDB और CBD ये दोनों इक्वल हो गया। तो आप लोग इसको इक्वेशन नाम दे दो, ये 1 है, ठीक है, इसको 2 नाम दे दो, ठीक है, इसको 3 नाम दे दो, ठीक है, इसको ये तो चलो 4 है, ठीक है, तो इधर लिख दो फ्रॉम 2, 3 एंड 4, ठीक है, 2, 3, 4 से ये इक्वल हो गया। आया समझ में। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब ये वाला ट्रायंगल देखो, एंगल CDB देखो, एंगल CDB, ठीक है, ट्रायंगल CDB देखो, ऐसा है ना, कुछ ऐसा ट्रायंगल है ना, इधर D है, इधर C है, इधर B है। किसी भी ट्रायंगल में अगर बेस एंगल मेरा इक्वल हो जाता है तो ये अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएगा ना। ये कौन सा थ्योरम बोलता है, आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। ठीक है, ये कौन सा थ्योरम बोलता है कि अगर बेस एंगल इक्वल हो गया तो दोनों साइड भी इक्वल हो जाएंगे। कौन बोलता है, देखो 2 थ्योरम पढ़े थे हमने। पहले अगर साइड इक्वल रहेगा, अगर ये दोनों साइड इक्वल रहेगा तो ये एंगल इक्वल हो जाता है। ठीक है, साइड इक्वल रहेगा तो एंगल इक्वल हो जाता है। ये हमने पढ़ा था आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम में। किसमें पढ़ा था, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम में। अगर साइड इक्वल है
तो एंगल इक्वल हो जाएगा। आई बात समझ में? लेकिन उसका कन्वर्स क्या बोला था? कन्वर्स उसका उल्टा होता है ना, अगर एंगल इक्वल होगा तो साइड इक्वल हो जाएगा। तो वही कन्वर्स हमको यहाँ पे दिया है कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये जो CD और BC है, CD और CB जो है, BC या CB बोलो, CD और CB जो है वो क्या है, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इधर लिखने का नाउ इन ट्रायंगल CDB, इन ट्रायंगल CDB ये चीज़ है ना, इसको इक्वेशन 5 दे दो कि एंगल CDB जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया एंगल CBD को। ठीक है, CDB जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया CBD को। इधर लिखो फ्रॉम 5, आया समझ में? ये इक्वल हो गया। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ, देयरफॉर साइड CD जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा साइड CB को। ठीक है, साइड CB जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसको, साइड CB को। यहाँ पे आप लोग रीजन लिखोगे बाय कन्वर्स ऑफ आइसोसेलिस ट्रायंगल थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ आइसोसेलिस ट्रायंगल थ्योरम। तो देखो साइड CD जो है CB को इक्वल हो गया। मैंने क्या बताया था, CB और CD को अगर इक्वल बता दिया तो अपना काम हो गया। ठीक है, CD को और CB को इक्वल बना दिया। अब मैं इस पहले वाले इक्वेशन में डायरेक्टली CB के जगह CB लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं देयरफॉर फ्रॉम वन AE अपॉन EB जो है वो इज इक्वल टू किसका हो जाएगा, AC अपॉन CB को। ठीक है, आया बात समझ में? AE अपॉन EB जो है वो AC अपॉन CB को इक्वल हो जाएगा। तो ये जो दूसरा थ्योरम था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कौन सा थ्योरम था ये? प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में हमने क्या देखा, अगर ये कोई एंगल बाइसेक्टर है तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा, AE अपॉन EB। ये जो जिसको डिवाइड कर रहा है AE अपॉन EB, रिमेनिंग साइड के रेशियो को इक्वल हो जाएगा, AC अपॉन CB को इक्वल हो जाएगा। तो ये हमने पहले ही देख लिया था, बस CD के जगह पे CB आना चाहिए था। तो ये CD के जगह पे CB लाने के लिए इतना सब चीज़ किया। पहले इन दोनों को करस्पॉन्डिंग बताया, वो इक्वल हो गया, फिर इन दोनों को अल्टरनेट बताया, वो इक्वल हो गया, फिर आपस में ये दोनों इक्वल है क्योंकि CE बाइसेक्टर है तो ये दोनों इक्वल हो गया। अब इस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों साइड इक्वल हो गया, ये वाला साइड और ये वाला साइड, बाय आइसोसेलेस कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। फिर जाके CD और CB इक्वल हुआ, तब मैंने उधर CB लिखा। ठीक है, तो अब ये क्या था, प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर, मतलब एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी था। ठीक है, अब इसका कन्वर्स क्या होगा, इसका कन्वर्स ये होगा कि हमको क्या दिया था कि अगर जो CE है वो अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ये रेशियो में आएगा ना। अगर हमको ये रेशियो दिया रहेगा, ये रेशियो अगर इक्वल रहेगा तो मैं क्या बोलूँगा, वो जो CE है उसका एंगल बाइसेक्टर है। मतलब क्या कि इफ AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CB देन रे CE इज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये इसका क्या बोलेगा, ये इसका कन्वर्स बोलेगा। आया समझ में? ये कन्वर्स होगा। ठीक है, तो हर थ्योरम के दो पार्ट होते हैं, एक तो उसका थ्योरम होता है और दूसरा उसका क्या होता है, कन्वर्स होता है। ठीक है, तो कन्वर्स आपको याद रखना है, इसका उल्टा होता है। ठीक है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर बोला तो ये चीज़ हमको प्रूव करना है, वो थ्योरम है। अगर हमको ये चीज़ दिया हुआ है और हमको रे को बाइसेक्टर प्रूव करना है तो वो उसका क्या हो जाएगा, कन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद और एक हमको थ्योरम पढ़ना है। ठीक है, वो बहुत ही ईजी थ्योरम है। ठीक है, 3 पैरेलल लाइन का। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये हमको थ्योरम पढ़ना है, तो इसके बाद हम लोग वो स्टार्ट करेंगे। तो अब ये तीसरा थ्योरम है जो हमको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो इस थ्योरम में हमको क्या बोला है, इस थ्योरम में बोला है कि अगर 3 लाइन पैरेलल है, ठीक है, और उनको 2 ट्रांसवर्सल क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका जो इंटरसेप्ट होगा ना, इंटरसेप्ट मतलब क्या, ये ट्रांसवर्सल इन पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जो हमको मिल रहा है AB और BC मिल रहा है वो क्या हो जाएंगे, इंटरसेप्ट हो जाएंगे। मतलब AB इंटरसेप्ट है, BC इंटरसेप्ट है, इंटरसेक्ट करने पे जो हमको सेगमेंट मिल रहा है उसको हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। यहाँ पे PQ भी इंटरसेप्ट है और QR भी इंटरसेप्ट है। तो हमको क्या बोलना है कि अगर 3 पैरेलल लाइन है और उनको अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेप्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो जो इनका इंटरसेप्ट होगा ना, उनका रेशियोज क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR होगा। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वैसे तो ये ज़्यादा आता नहीं है, बस इसकी प्रॉपर्टी हमको ध्यान में रखनी है। लेकिन अगर आपको थियरम एग्जाम में आए और आपको बोले कि प्रूव द प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, तो आपको ये चीज़ प्रूव करना है। तो प्रूव क्या करना है? देखो, टू प्रूव में हमको लिखना है, क्या लिखना है? ए बी अपॉन बी सी ये इज इक्वल टू है पी क्यू अपॉन क्यू आर के। ए बी अपॉन बी सी जो है वो इज इक्वल टू है पी क्यू अपॉन क्यू आर के। तो अब इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? तो एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? ये जो P है ना, इस P को हम क्या कर देंगे? C से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये P को C से ज्वाइन कर देंगे और ये जो BQ को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ना, BQ को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उसको हम पॉइंट D दे देंगे। आया समझ में? ये A B C P Q R, P को C से ज्वाइन किया, जहाँ पे है पॉइंट, जहाँ पे BQ को इंटरसेक्ट किया इस लाइन ने, उस पॉइंट को हमने क्या दे दिया? डी दे दिया। आई बात समझ में? अब हमारे पास प्रूफ क्या है? अब हमारे पास प्रूफ क्या है? हम अच्छा, प्रूफ के पहले कंस्ट्रक्शन जो किया वो लिख लो। ठीक है, कंस्ट्रक्शन जो किया वो लिख लो कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में दिया क्या लिखा हमने? ड्रॉ या फिर जॉइन पी एन सी, ड्रॉ सेगमेंट पी सी। ठीक है, ड्रॉ सेगमेंट पी सी। अब हमारे पास प्रूफ क्या है वो लिखेंगे हम लोग। हमारे पास प्रूफ में क्या है? हमारे पास प्रूफ में है कि लाइन एल एम एन जो है वो तीनों क्या है? आपस में पैरेलल है। ठीक है, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एन। ठीक है, ये तीनों लाइन पैरेलल है और T1 और T2 उनका क्या है? ट्रांसवर्सल। एंड T1 एंड T2 आर द ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? अब मुझे ये प्रूफ करना है ना, ए बी अपॉन पी सी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। तो मैं क्या करूंगा? मैं पहले ये वाला ट्रायंगल लूंगा, ए सी पी। कौन सा ट्रायंगल लूंगा? ए सी पी। तो अब मैं लूंगा इन ट्रायंगल ए सी पी लूंगा। ठीक है, ए सी पी कौन सा ट्रायंगल है? देखो, ए सी पी ये वाला ट्रायंगल है। इस वाले ट्रायंगल में जो बी डी है, इस वाले ट्रायंगल में जो बी डी है वो किसको इक्वल है? पैरेलल है, ए पी को पैरेलल है। पहले क्या था? बी क्यू था, वो ए पी को पैरेलल था, मतलब अभी बीच में एक पॉइंट ले लिया तो बी डी जो है वो भी ए पी को पैरेलल होगा। तो मैं लिख सकता हूँ इन ट्रायंगल ए सी पी सेगमेंट बी डी जो है वो किसको पैरेलल हो जाएगा? सेगमेंट ए पी को पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, बी डी जो है ए पी को पैरेलल हो गया। अब मैं इसमें बी पी पी टी लगा सकता हूँ, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। देखो, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी डी अपॉन डी सी हो जाएगा, है ना। ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी सी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी सी। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी यही बोलता है ना अपने को। जैसे ये ट्रायंगल है, देखो, इसको अगर मैं ऐसा बाहर बनाऊँ, ठीक है, अगर मैं बाहर बनाऊँ तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, ये वाले साइड इसको पैरेलल है, ए बी सी डी और ये पी है, तो ये पैरेलल है। तो देखो, ये वाले साइड आपस में प्रोपोर्शन में हो जाएंगे ना, ए बी और बी सी और पी डी और डी सी। तो ऊपर वाला ऊपर के साथ में, नीचे वाला नीचे के साथ में। ठीक है, तो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी सी। इसको लिखने का इक्वेशन 1, ठीक है, बाय बी पी टी। ठीक है, बाय बी पी टी। अब दूसरा ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल लो, सी पी आर लो या आर पी सी, कोई भी ट्रायंगल का कुछ भी नाम ले लो, सी पी आर ले लो। इन ट्रायंगल सी पी आर सेगमेंट डी क्यू जो है वो किसको पैरेलल है? सेगमेंट डी क्यू जो है वो सेगमेंट सी आर को पैरेलल है, आर सी को पैरेलल है। ठीक है, डी क्यू जो है वो सी आर को क्या है? पैरेलल है। ठीक है, अब ये डी क्यू जो सी आर को पैरेलल है तो क्या हो जाएगा? पी डी अपॉन डी सी। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, पी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू, ये किसको इक्वल हो जाएगा? पी डी अपॉन डी सी पी क्यू अपॉन क्यू आर को इक्वल हो जाएगा, पी क्यू अपॉन क्यू आर को इक्वल हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 दो। ठीक है, और इधर लिखो बाय बी पी टी। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब ये दोनों इक्वेशन को देखो, ध्यान से देखो, ये दोनों इक्वेशन को, इधर भी पी डी अपॉन डी सी है, इधर भी पी डी अपॉन डी सी है। ये पी डी अपॉन डी सी इसको इक्वल है, ये इसको इक्वल है। ठीक है, आया समझ में? तो ये पी डी अपॉन डी सी दोनों की इक्वल है ना, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ, देयरफॉर ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू
पी क्यू अपॉन क्यू आर, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 लिखने का, फ्रॉम 1 and 2। समझ में आया? तो यहाँ पे अपना थ्योरम प्रूव हो गया। क्या बोला है? ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। ये जो प्रूफ करना था हमको, ये हमने प्रूफ कर दिया। आई बात समझ में? तो हमने आज के लेक्चर में टोटल 3 थ्योरम देखे, ठीक है, 3 थ्योरम। सबसे पहला थ्योरम देखा हमने बीपीटी, ठीक है, फिर उसका कन्वर्स देखा, फिर उसके बाद में हमने प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर देखा, उसका कन्वर्स देखा, और तीसरा थ्योरम हमने देखा प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। ये तीनों थ्योरम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको एक्सरसाइज 1.2 में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको काम आएंगे। ये जो प्रॉपर्टी आपको बहुत काम आएगी, ठीक है। ये थ्योरम आपको याद रखना है, एज एन आंसर याद रखना है। स्टेप बाय स्टेप हम कैसे आगे बढ़ते हैं मैंने एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप इसको वीडियो को दोबारा देखिए, खुद से प्रैक्टिस करिए। कुछ भी डाउट होगा तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसा टेक्स्ट बुक में डिक्टो दिया है वैसा ही रट के आप एग्ज़ाम में लिखो। आपने देखा होगा, मैंने जो टेक्स्ट बुक में जितने भी लाइंस हैं वो एग्जैक्टली सेम टू सेम नहीं लिखे। मुझे जो समझ में आया वह मैंने लिखा है। आई बात समझ में? वैसा आपको भी लिखना है, ठीक है। कुछ भी डाउट हो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। डाउट के लिए आप टेलीग्राम का चैनल है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके पहले जो रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल वाला, रेशियोज ऑफ 2 ट्रायंगल वाला मैंने लेक्चर लिया था, उसका आप लोग ने अगर नहीं देखा होगा तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वो देखिए, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए, सबको फैला दीजिए, अपने जितने भी दोस्त हैं, ठीक है। फ्री एजुकेशन सबको मिलना चाहिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए थैंक यू।